हाँ जी, गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग सर। जी, कैसे हो? आप बताएं। जी, मैं ठीक हूँ। देखिए, लास्ट क्लास में हम सेक्शन 21 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का देख चुके हैं और आज देखते हैं सेक्शन 22। अभी तक सेक्शन 21 तक एडमिशन की बात होती चली आ रही थी। एडमिशन को हम समझ रहे थे कि एडमिशन क्या होता है और किन किन लोगों के द्वारा किया गया एडमिशन रिलेवेंट होता है, ये बताया गया था। पिछली धाराओं में हमने डिस्कस किया। देखिए, एडमिशन कौन कौन एडमिशन कर सकता है। कल्पना, किस किस का एडमिशन रिलेवेंट होगा मामले से? जी, एनु, आपको आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? जी सर। हम्म। एडमिशन के बारे में हम लोगों ने पिछली धाराओं में पढ़ा कि एडमिशन होता क्या है और ये एडमिशन किस किस के द्वारा किया जाए तो रेलेवेंट होगा। मान लीजिए ए और बी के बीच वाद चल रहा है और सी कोई एडमिशन करने लगे जो कि सी का कोई मतलब वास्ता उस वाद से नहीं है, तो क्या उसका एडमिशन रिलेवेंट हो सकता है? जी नहीं सर। नहीं होगा। बताया गया है कि कौन कौन रिलेवेंट, कौन कौन लोग हैं जिनके द्वारा किया गया एडमिशन वो रिलेवेंट होगा। हाँ, थर्ड पर्सन का किया हुआ एडमिशन एक जगह रिलेवेंट हुआ था। वो कहाँ हुआ था एनो? सर सेक्शन 16 में। क्या बताया वहाँ? थर्ड जहाँ पर्सन, पर सर थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ। अरे रेफरी बताया था मैंने। रेफरी, सॉरी, हाँ सर, सेक्शन 18 में हाँ, प्रिंसिपल ऑफ रेफरी जब वाद के पक्षकार ही किसी को रेफर कर दे मामले को, रेफर कर दीजिए। हाँ, तब थर्ड पर्सन का किया हुआ एडमिशन भी रिलेवेंट होता है। तो ये सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रेफरी बता देना बिंदास। ठीक है। अब सेक्शन 22 में एक नया वर्ड आ रहा है, कन्फेशन। कन्फेशन को कहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिफाइन नहीं करता है, लेकिन कन्फेशन को सामान्य बोलचाल की भाषा में यदि हम ये कहें कि किसी व्यक्ति के द्वारा अपने किए गए अपराध की स्वीकृति को जो है वो संस्वीकृति कहते हैं, कन्फेशन कहते हैं। तो ये एक सामान्य सी बात समझ में आती है हमारे। क्यों भाई? जी सर। कन्फेस किस चीज़ का करता है व्यक्ति? अपने किए हुए किसी जुर्म का, किसी अपराध का, उसकी अगर वो जो भी स्वीकृति। हमारे द्वारा किया गया कोई भी काम है और उसको हमें कन्फेस करना है। जी 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 जी। तो सेक्शन 22 बात कर रहा है कि कन्फेशन जो है वो किन परिस्थितियों में किया जाए कि वो रिलेवेंट हो। ये कह रहा है कि कन्फेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्शन और प्रॉमिस व्हेन इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये कह रहा है कि उत्प्रेरणा, धमकी, प्रपीड़न या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। ठीक है। तो इस धारा के हेडिंग से ही समझ आ गया कि जो ये कन्फेशन वर्ड है ये क्रिमिनल मैटर्स में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। क्लियर है भाई? यस सर।
सेक्शन 22 कह रहा है कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इररिलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट, coercion or promise having reference to the charge against the accused person proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the court to give the accused person grounds which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceeding against him, provided that if the confession is made after the impression caused by any such inducement, threat, coercion or promise has, in the opinion of the court, been fully removed, it is relevant. Provided further that if such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy or in consequence of a deception practiced on the accused person on the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he would not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession and that evidence of it might be given against him. तो ये धारा 22 कह रही है, ये कह रही है कि अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में विसंगत होती है। किन परिस्थितियों में विसंगत होती है ये बताया गया है। ठीक है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी, परपीड़न या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान व्यक्ति की ओर से दिया गया है। तो यानी आप किसी व्यक्ति को यदि उत्प्रेरणा द्वारा, धमकी द्वारा, परपीड़न द्वारा या वचन द्वारा कोई कन्फेशन प्राप्त करते हैं और ऐसी धमकी, वचन, उत्प्रेरणा या परपीड़न ऐसे व्यक्ति की ओर से दिया जाना चाहिए जो कि प्राधिकारवान व्यक्ति हो। प्राधिकारवान व्यक्ति किसे कहा जाता है? जिसके पास कुछ अथॉरिटी हो, कुछ करने की पावर हो उस मामले के संबंध में। प्राधिकारवान व्यक्ति समझ आ गया? ठीक है। और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्रवाइयों के बारे में ऐहिक रूप से कोई फ़ायदा उठाएगा या अपने ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा। ठीक है। अब इसके दो प्रोविज़ो भी हैं। पहला प्रोविज़ो कह रहा है कि परंतु यदि संस्वीकृति ऐसे किसी उत्प्रेरणा, धमकी, परपीड़न या वचन से कारित हुआ है जो पूर्णतः हटा दिया गया है तो यह सुसंगत है। मान लीजिए जो असर था परपीड़न का, धमकी का, वचन का, यदि वो असर खत्म होने के बाद संस्वीकृति की गई है तो वैसी अवस्था में वैसा कन्फेशन, वैसी संस्वीकृति वो क्या होगी? वो रिलेवेंट होगी। ठीक है। अगला प्रोविज़ो भी कुछ बात कर रहा है। अगला प्रोविज़ो कह रहा है कि परंतु यह ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवंचना के परिणाम स्वरूप या उस समय जबकि वह मत्त था की गई थी, या इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों ना हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, या केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो विसंगत नहीं हो जाती। सेकंड प्रोविजो कुछ समझ आया? सेकंड प्रोविजो में कहा गया कि अगर उससे गुप्त रखने के वचन से संस्वीकृति प्राप्त कर ली हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुप्त रखने के
वचन में अगर उसने कोई संस्वीकृति करी है या अभियुक्त व्यक्ति से कोई प्रवंचना करके संस्वीकृति प्राप्त कर ली हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर उससे कुछ प्रश्नावली, उससे कुछ प्रश्न उत्तर किए गए हों, भले ही वो उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आबद्ध ना रहा हो, और यदि उसने उत्तर में संस्वीकृति कर दी हो और उसे पहले से चेतावनी भी ना दी गई हो कि भाई जो आप जवाब दोगे ये आपके विरुद्ध साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है, आपके विरुद्ध साक्ष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ऐसी अवस्थाओं में इस प्रकार की गई संस्वीकृति विसंगत नहीं होगी। दैट वुड बी रिलेवेंट। क्लियर है भाई? यस सर। जी सर। अब अगली धारा बात करती है, सेक्शन 23 बात करती है कि कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी से यदि कोई संस्वीकृति की जाती है तो उसकी क्या कंडीशन होगी, उसके क्या परिणाम होंगे। इसमें 2 उपधारा हैं, 1 और 2, एक प्रोविजो है। नो कन्फेशन मेड टू ए पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। ये कह रहा है कि किसी पुलिस अधिकारी से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी। तो यानी कि जो उपधारा 1 कह रही है 23 की, वो ब्लंटली सिरे से खारिज कर रही है किस चीज़ को, यदि कोई संस्वीकृति पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई है तो उपधारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की उपधारा 1 के अनुसार ऐसी संस्वीकृति शून्य होगी, उसे आप न्यायालय में साबित नहीं कर सकते। क्या होगा यदि पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को वैल्यू दी जाएगी तो क्या होगा? फिर सारे मामलों में पुलिस संस्वीकृति प्राप्त कर लेगी। चूँकि पुलिस के पास ऐसी अथॉरिटी है, पुलिस जो है मार के, डरा के, धमका के, 3rd डिग्री इस्तेमाल करके कन्फेशन ले लेगी, और वो कन्फेशन कोर्ट में साबित होने लगे तो फिर कोई भी मामले बरी नहीं होंगे, सब में सज़ा हो जाएगी। फिर वो झूठा है, सच्चा है, कैसा भी है, सब मामले क्योंकि कोर्ट में साबित कर दी जाएगी वो कन्फेशन। तो धारा 23 की उपधारा 1 के द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष की गई संस्वीकृति को शून्य बताया गया है, 0 बताया गया है, कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि वो अभियुक्त के ऊपर डंडा बज रहा है, पुलिस कह रही है स्वीकार कर, स्वीकार कर, तो भाई स्वीकार कर ले, कौन रोक रहा है? सब साम दाम दंड भेद लगवा के पुलिस सब कन्फेस करा लेती है, इसलिए वो एडमिशेबल नहीं मानी जाती है। हाँ, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि वो डंडे क्यों बजवा रहा अपने ऊपर, चुपचाप संस्वीकृति कर ले, कोर्ट में तो शून्य हो जानी जाके। जी, उपधारा 2 कह रही है नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर अनलेस इट इज मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। तो उपधारा 2 कह रही है कि कोई भी संस्वीकृति जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो, उसके विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति में न की गई हो। उपधारा 2 का अर्थ है कि जो संस्वीकृति है यदि वो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में की जा रही है तो वैसी संस्वीकृति को साबित किया जा सकता है, भले ही वो पुलिस अभिरक्षा में हो। क्या समझे? क्लियर है? इसका प्रोविजो कहता है प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact discovered may be proved। देखिए, पिछले एक्ट में जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, जो अभी तक चल रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो हम पढ़ रहे हैं अभी तक, और वो अभी भी प्रभावी है। 1 जुलाई 2024 से ये नए एक्ट प्रभावी होंगे। तो पिछले एक्ट में जो बात धारा 25, 26 और 27 में बताई गई थी
वो इस एक्ट में धारा 23 में ही बता दी गई। वहाँ 3 अलग अलग धाराओं का इस्तेमाल किया गया था इन बातों को बताने के लिए। कुछ समझ आया कल्पना? हाँ सर। जी जी सर। तो जो बात वहाँ धारा 26 में थी वो धारा 2 में बता दी 23 की, और जो 27 में थी उसको प्रोविजो में डाल दिया। तो 3 धाराओं की। हाँ जी, नई आईपीसी में और सब यही किया है। क्या कह रहे हो? धारा 3 है उसमें, नई आईपीसी जो है हाँ उसमें अभी जो धारा 3 उसके अंतर्गत धारा 6 और धारा 34, मतलब ऐसे करके सर उसमें ABCD करके बना दिए, काफी ऑप्शन दे दिए, मतलब कई धाराएं एक में कर। हाँ, जो वो अलग अलग धाराएं थी वो सब धाराओं को समावेश करके एक डेफिनेशन क्लॉज अलग से बना दी उन्होंने। डेफिनेशन क्लॉज बना दिया। और सर धारा 6 में आपने नहीं बताया था आईपीसी में प्रत्येक दंड और प्रत्येक परिभाषा साधारण बात के अंतर्गत आई। जी जी तो जी, वो सब चीजें सर धारा 3 में वर्णित कर दी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो धारा 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उनमें पुराने एक्ट की कौन कौन सी धाराओं का समावेश किया गया है। तो आप बताएंगे कि पुराने एक्ट की धारा 25, धारा 26 और धारा 27 को यहाँ कंसोलिडेट करके एक ही धारा में समावेशित कर दिया गया है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, 4 ऑप्शन अलग अलग। तो धारा 23 अपने आप में जो पुराने एक्ट में उसके लिए 3 धाराएं पढ़नी पड़ती थी वो यहाँ एक धारा पढ़नी पड़ रही है। क्लियर है? तो 23 का जो परंतुक है वो कह रहा है, परंतु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से जो पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में हो प्राप्त जानकारी के परिणाम स्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से उतनी, चाहे वह संस्कृति की कोटि में आती हो या ना आती हो, जितनी पता चले हुए तथ्य से स्पष्ट संबंधित है तो साबित की जा सकेगी। तो वहाँ अगर किसी फैक्ट की डिस्कवरी हो रही है तो वो परंतुक ने बता दिया है कि वैसी डिस्कवरी यदि कोई हो रही है, किसी फैक्ट का पता चल रहा है, तो उस डिस्कवरी को साबित किया जा सकता है कोर्ट में। क्या समझे? हाँ जी, क्लियर है? सेक्शन 24 देख लेते हैं। कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली अंडर ट्रायल फॉर सेम ऑफेंस। ये कह रहा है कि साबित संस्वीकृति को जो उसे करने वाले व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है उसको विचार में लेना। ये कह रहा है व्हेन मोर पर्सन्स देन वन आर बीइंग ट्राइड जॉइंटली फॉर द सेम ऑफेंस and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession। ठीक है, यह कह रहा है कि जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं, शर्त है इसकी, ये ध्यान रखिएगा कि वो व्यक्ति संयुक्त रूप से उसी विचारण में, उसका भी विचारण चल रहा हो, ठीक है, और उनमें से मान लीजिए ए और बी का विचारण चल रहा है और एक ही अपराध के लिए चल रहा है, और ए यदि कन्फेस कर रहा है तो वो ए का जो कन्फेशन है वो बी के विरुद्ध भी विचार में लिया जा सकता है। ये बात धारा 24 बता रही है। ये कह रहा है कि जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसी संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा। क्या शब्द है? ले सकेगा। तो यहाँ चूंकि मे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं तो मे शब्द का मतलब क्या होता है कल्पना?
जी अज्ञापक। अज्ञापक नहीं होता है, अज्ञापक तो शैल होता है। मे का मतलब तो ये होता है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है, वो चाहे तो, पावर की वो कर भी हाँ सकती है और नहीं भी कर हाँ, सकती वो चाहे तो उसको विचार में ले। है। विवेक पर आधारित। हाँ, उसकी विवेकाधीन कोटा है वो में, और शैल जहाँ आ जाता है वहाँ कोर्ट ड्यूटी बाउंड होता है कि उसको विचार में लेना ही पड़ेगा अगर यहाँ शैल वर्ड आता तो। ठीक है ना। फिर क्या होता कि ए कन्फेशन कर लेता और वो ए का कन्फेशन बी के खिलाफ भी पढ़ लेती कोर्ट, अगर यहाँ शैल होता तो। यहाँ कोर्ट को देखना है कि विचार में लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए, है ना। ये भी तो संभव है ना कि ए बी को फंसाने के लिए बोल रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वैसी अवस्था में ये कोर्ट की डिस्कशन पावर है कि वो उसे किस तरह से देखता है कोर्ट, क्योंकि कोर्ट के सामने सारे फैक्ट क्लियर हैं, तो कोर्ट उस दृष्टि से देखता है उसको। कोर्ट को यहाँ डिस्कशनरी पावर है। अब यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन हैं दो धारा 24 के, इनको देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कह रहा है ऑफेंस एज यूज्ड इन दिस सेक्शन इंक्लूड्स द अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट द ऑफेंस। तो यहाँ अपराध शब्द जो आया है, स्पष्टीकरण एक कह रहा है कि इस धारा में प्रयुक्त अपराध शब्द के अंतर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न भी आता है। ठीक है, क्लियर है। और इसका एक्सप्लेनेशन नंबर सेकंड कह रहा है कि ए ट्रायल ऑफ मोर पर्सन्स देन वन हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड who has absconded or who fails to comply with a proclamation issued under section 84 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 shall be deemed to be a joint trial for the purpose of this section। और ये कह रहा है कि यदि एक से अधिक व्यक्तियों का विचारण ऐसे अभियुक्त की अनुपस्थिति में किया जाता है जो भगोड़ा है, भगोड़ा आप किसे कहेंगे, जो कि कोर्ट की कार्रवाई से फ्लू कर गया है, भाग गया है, कोर्ट की कार्रवाई में शामिल नहीं हो रहा है, और या जो भारतीय नागरिक सुरक्षा दूसरी संहिता 2023, ठीक है, ये दूसरी ब्रैकेट में क्यों दिया है इन्होंने, इंग्लिश में तो कोई ब्रैकेट नहीं है, कि धारा 84 के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण समझा जाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि जी मैं तो विचारण में हिस्सेदार ही नहीं था उस टाइम जिस टाइम ये कन्फेशन किया गया है। तो यदि वो कोर्ट की कार्रवाई से भाग रहा है, कोर्ट से फरार है और उसके खिलाफ धारा 84 का प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा भी जारी की हुई है और उस उद्घोषणा का वो पालन नहीं कर रहा है, तो उसकी एब्सेंस में यदि कोई कन्फेशन किया जा रहा है तो ये डीम्ड होगा, ये माना जाएगा कि वैसा जो कन्फेशन है वो उसकी उपस्थिति में ही किया गया हो और वो उसके विरुद्ध भी विचार में लिया जा सकता है। वो ये बात नहीं कह सकता कि जी मैं तो यहाँ कार्रवाई में शामिल ही नहीं था, मैं तो कार्रवाई छोड़ के फरार था। तो कार्रवाई छोड़कर फरार होना उसके लिए कोई बेनिफिशियरी नहीं होगा धारा 24 की कन्फेशन को विचार में लेने के लिए। इज दैट क्लियर? अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन में कहा है A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said B and I murdered C. The court may consider the effect of this confession as against B. कै और खा को गे की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि कै ने कहा कि खे और मैंने गे की हत्या की है, तो खे के विरुद्ध इस संस्कृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा। क्योंकि ए और बी का जॉइंट ट्रायल चल रहा है और जॉइंट ट्रायल में ए कन्फेशन कर रहा है, ए कह रहा है कि मैंने और बी ने मिलकर सी की हत्या की है।
तो धारा 24 के अकॉर्डिंगली न्यायालय ए का जो कन्फेशन है उसको, उसके प्रभाव को बी के विरुद्ध भी विचार में ले सकता है। अगला इलस्ट्रेशन है इसका, ए इज ऑन हिज ट्रायल फॉर द मर्डर ऑफ सी, देयर इज एविडेंस टू शो दैट सी वाज मर्डर्ड बाय ए एंड बी एंड दैट बी सेड ए एंड आई मर्डर्ड सी। दिस स्टेटमेंट मे नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कोर्ट अगेंस्ट ए एज बी इज नॉट बीइंग जॉइंटली ट्राइड। देखिए ये ध्यान में रखिएगा कि उनका संयुक्त विचारण चल रहा होना चाहिए, तब ही धारा 24 के प्रभाव को न्यायालय विचार में ले सकेगा। यदि जॉइंट ट्रायल नहीं चल रहा है तो जॉइंट ट्रायल ना चलने की स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का नाम कन्फेशन में लेने से उस व्यक्ति के खिलाफ वो कन्फेशन का प्रभाव नहीं पड़ा जाएगा। ये कह रहा कि गे की हत्या करने के लिए के का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि गे की हत्या के और खे द्वारा की गई थी, और यह कि खे ने कहा था कि के और मैंने गे की हत्या की है। न्यायालय इस कथन को के विरुद्ध विचारार्थ नहीं ले सकेगा क्योंकि खे संयुक्ततः विचारित नहीं हो रहा है। इस मामले में खे का ट्रायल नहीं चल रहा है। तो धारा 24 के प्रभाव को समझने के लिए न्यायालय के सामने जॉइंट ट्रायल जरूरी है, दैट इज द मस्ट। क्लियर है भाई? अब सेक्शन 25 कह रहा है कि एडमिशंस नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉप। संस्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं है किंतु विबंध कर सकती हैं। विबंध तो आप समझते होंगे, क्या होता है विबंध, कोई बताएगा? कल्पना? जी। देखिए 25 ये कह रहा है कि एडमिशंस, फिर एडमिशन पे बात आ गई। संस्वीकृति वाला चैप्टर जो है, संस्वीकृति जो बताई गई वो कौन कौन सी धाराओं में आई? बाईस, 23, 24 में आई ना? जी सर। 22, 23, 24 ये 3 धाराएं ये क्रिमिनल मैटर्स पे लागू होने वाली धाराएं हैं, ध्यान रखिएगा। और 25 में ये बता दिया कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द मैटर्स एडमिटेड बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपल्स अंडर द प्रोविजंस हेरेनआफ्टर कंटेंड। ये कह रहा है कि जो स्वीकृतियां हैं वो स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है किंतु एतस्मिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकेंगी। क्या समझे? धारा 25 से क्या समझ आया? एनु? जी एनु बोलिए। आपकी आवाज। एडमिशन है जो स्वीकृति है उसको मतलब एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना गया है क्योंकि सर जो स्टॉपल है, स्टॉपल तो ये है कि कोई भी पर्सन है जो अपना किसी भी एक्ट को करते हुए फिर कोई डिक्लेरेशन दे या उसका कोई ऑमिशन हो, इस तरीके से किसी सामने वाले व्यक्ति को अगर वो विश्वास दिला दे इस चीज का कि जो वो कह रहा है वो बात मतलब एक तरीके से सच है, तो प्रॉपर तो सर यही कहता है जो निबंधन है निश्चय सबूत नहीं है, ये सर समझ नहीं आया। देखिए कह रहा है कि स्वीकृति करने मात्र से न्यायालय सेटिस्फाइड हो ये जरूरी नहीं है। मतलब निश्चायक सबूत हमने पीछे क्या पढ़ा है? निश्चायक सबूत का मतलब ये है कि अगर हमने किसी बात को निश्चायक सबूत साबित कर दिया
तो फिर उसके लिए किसी और साक्ष्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ मतलब कहने का ये है कि स्वीकृति कर लेने मात्र से मामले को निस्तारित नहीं किया जा सकता। स्वीकृति करने के बाद हाँ हम ऑरली किसी चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये किया है, तो वो मतलब माना नहीं जाएगा जब तक उसका एक कंक्रीट प्रूफ ना दे दिया जाए। हाँ नहीं, ओरली हो चाहे वो रिटिन में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वीकृति मौखिक भी हो सकती है और स्वीकृति दस्तावेजी भी हो सकती है, हम पीछे पढ़ के आए हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकती है। तो उस फॉर्म का कोई मायने नहीं है। मायने इस बात का है कि स्वीकृति जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। इसका मतलब ये है कि स्वीकृति करने के बाद भी न्यायालय उसके बाबत एविडेंस सीख कर सकता है कि भाई एविडेंस लाओ, खाली तुम्हारे कह लेने मात्र से नहीं मानता हूँ मैं। भाई ये बात, इस बात को हतोत्साहित करने के लिए कही गई है यहाँ धारा 25 में कि यदि ऐसा प्रावधान ना हो फिर क्या होगा कि दो पक्षकार आपस में मिलके नूरा कुश्ती कर लेंगे किसी मामले को साबित करने के लिए कि तू मेरी बात को हाँ कह दिए, मैं तेरी बात को हाँ कह दूंगा, न्यायालय से एक डिग्री मिल जाएगी हमें। समझ रहे हो ना? तो वैसी नूरा कुश्ती को रोकने के लिए धारा 25 ये प्रावधान करती है कि आप मात्र स्वीकृति से, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वेल एंड गुड है, तो यहाँ न्यायालय स्वीकृति को मान भी सकता है और स्वीकृति को ना मानते हुए वो साक्ष्य के लिए भी कह सकता है। लेकिन ये बात है कि आपने एक बार एडमिशन कर लिया तो फिर आपको उस एडमिशन से पलटने की अनुज्ञा कोर्ट नहीं देगा, आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, आपको रोक दिया जाएगा अपनी बात से पलटी मारने से। ये भी बंद है। समझ आया? जो एक बार कह दिया वो मतलब बाउंड है कि वो अब माना ही माना जाएगा। हाँ, आप उससे पलटोगे नहीं, आपके खिलाफ एस्टोपल लागू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या भाई? अगली धारा 26 है, बड़ी लंबी है और बड़ी इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको पढ़ने के लिए अगली क्लास लगाएंगे। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक। ओके।